हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो आप लोग। आप लोगों का जेईई मेंस का एग्जाम होपफुली बहुत बढ़िया गया होगा। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जेईई एडवांस के लिए क्रैश कोर्स, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जो है मैं आपको फिजिकल रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। जो है ये क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ x ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद y ग्राम ऑफ O2 गैस, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर विच बोथ CO एंड CO2 आर फॉर्म्ड। बात समझिए, आपको x और y में रिलेशन बताना है जिसके लिए CO और CO2 बेटा दोनों बने। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अगर अपन ये समझें, देखो पहला क्वेश्चन सोल्यूशन बात करते हैं बेटा। तो देखो, अगर जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कि C+O2 गिव्स CO2, कायदे से देखी जाए तो ये रिएक्शन तो सबने पढ़ी होगी, बट डायरेक्ट ये रिएक्शन कभी नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। कैसे, क्या होता है बेटा कि C+12O2 गिव्स CO, पहले ये बनता है और जो CO बना वो फर्दर ½ O2 से रिएक्शन करता है और CO2 बनाता है। ये प्रोसीजर होता है। तो देखिए, x ग्राम कार्बन है तो x ग्राम कार्बन है तो x/12 मोल ये है। बात जरा समझिएगा। y ग्राम आपके पास O2 है तो y/32 मोल ये है। अब ध्यान सुनो, अगर इस केस में, अगर इस रिएक्शन में O2 लिमिटिंग हो जाए, अगर इस रिएक्शन में सपोज O2 लिमिटिंग हो जाए तो क्या CO ही बनेगा, CO2 कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि CO से ही तो रिएक्ट करता है O2, तब CO2 बनता है बेटा। इसका मतलब कि अगर अपने को CO और CO2 दोनों बनाने हैं तो यहां पे लिमिटिंग क्या होना चाहिए, कार्बन। क्या होना चाहिए बेटा, कार्बन। अगर कार्बन लिमिटिंग होगा, यानी इन फर्स्ट रिएक्शन, इसको अगर अपन रिएक्शन फर्स्ट दे दें और इसको सेकेंड दे दें ना, तो इन फर्स्ट रिएक्शन, इन फर्स्ट रिएक्शन कार्बन शुड बी द LR। चेक करो बेटा, कार्बन शुड बी द LR, तो यानी कि x/12 की जो वैल्यू है वो कम आनी चाहिए y/32/2, तो यहां 2 चला जाएगा, यानी x/12 की वैल्यू लेस देन y/16। इक्वालिटी नहीं आएगी, ध्यान रखना। इक्वालिटी में तो दोनों लिमिटिंग हो जाएंगे, C और O2 दोनों खत्म, CO बन गया, CO2 बना ही नहीं। ध्यान से, तो ये आ गया, यानी क्या x का वैल्यू लेस देन 12y/16, यानी x का वैल्यू 3y/4। चेक करो, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 3y/4। चेक करो बेटा। अब ध्यान सुनो, अब क्या होगा कि कार्बन तो पूरी तरह खत्म हो गया। अब जब x/12 ये रिएक्ट करता है तो एक ये रिएक्ट करता है तो आधा ये करता है, यानी x/24 ये रिएक्ट किया गया हो, यानी O2 जो पहली रिएक्शन बचा होगा वो बचा होगा y/32 माइनस x/24। चेक करो बेटा। तो यहां पे देखो CO कितना बन के आ जाएगा, x/12 मोल। चेक करो, ये तो 0 हो गया ना, लिमिटिंग है। तो यहां से जो दूसरी रिएक्शन आई, बात जरा समझो कि CO + ½ O2 गिव्स CO2, तो यहां जो CO आया बेटा वो x/12 मोल आया। चेक करो। अच्छा, O2 कितनी आएगी, x/12 ये खत्म हुआ तो इसका ये आधा खत्म होगा, तो y/32 तो पहले से थी, रिएक्ट कर गई y/24, तो O2 आ गया। अब ध्यान से, अगर इस केस में सेकंड रिएक्शन में देखा जाए कि आपको CO2 बनाना है, CO2 बनाना है, इसका मतलब इसमें अगर CO लिमिटिंग हो गया तो केवल CO2 बनेगा। दोनों बनाना है, इसका मतलब इसमें O2 को लिमिटिंग होना पड़ेगा। अच्छा, O2 को लिमिटिंग होना पड़ेगा तो x/12 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी y/16 x/12। चेक कर लो बेटा, ये समझ में आया कि नहीं। कैसे, दिस डिवाइड बाई हाफ, तो 2 पर पहुंच गया, तो यहां से y/16 x/12, तो यहां से आ जाएगा, चेक करो, x/12 प्लस x/12 ग्रेटर देन y/16। चेक करो बेटा। तो यहां से आपका जो है, आप देखना कि यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया x/6,
x बाई 6 की वैल्यू y बाई 16, यानी x की वैल्यू चेक करो 3y बाई 8। चेक करो बेटा, x की वैल्यू 3y बाई 8 आया, इक्वालिटी कहीं नहीं आएगी। यानी फाइनल रिजल्ट जो आया, ध्यान से, जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया चेक करते हैं। सो फाइनल रिजल्ट जो आया, ध्यान से, फाइनल रिजल्ट आया कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू 3y बाई 4 से तो छोटी हो और 3y बाई 8 से बड़ी हो, यानी 3y बाई 8 से बड़ी हो x और लेस देन 3y बाई 4। चेक करो, चेक करो बेटा, ये देखो, चेक करो, ये फाइनल आंसर आएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंटीजर टाइप भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट है कि दोनों बने तो क्या रिलेशन होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हैं, अपने बहुत सारे क्लास में कराते हैं इस तरह क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं, मान लो N2O2 का रिएक्शन आया, N2O2 का आया, N2 का कुछ ग्राम दे दिया x ग्राम, O2 का y ग्राम, बोला कि रिलेशन बताओ x और y में, या 4 ऑप्शन दे देगा कि ये है ना, बोलेगा कि N2O3 और N2O5 दोनों बने तो x और y में रिलेशन। सेम कॉन्सेप्ट, क्या भाई बात समझ में आ रही, कहानी क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, करा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, मतलब एडवांस में भी बिल्कुल डिक्टो छप के आ सकता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है इसमें। करा है एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 5 मोलर BaCl2, 58.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, 2 मोलल, मोलल है बेटा ये, 2 मोलल Na2x हैज अ डेंसिटी दिस ग्राम पर ml। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। x का आपको लास्ट में देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x दिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबका कंसंट्रेशन निकालना है। तो सपोज, ध्यान से, सपोज लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 ml। मान लीजिए कि हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml मान लिया। अच्छा, जब आपने 1000 ml मान लिया तो जो मोलर दिया है ना वो डायरेक्ट आपको मोल्स हो जाएंगे। क्यों, मोलर का मतलब ही होता है 1 लीटर में मोल्स। सो देखो, मोलालिटी दी है Na2x की, देखो यहां से आपको BaCl2 की मोलालिटी दी है, NaCl का बेटा वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो उससे हम उसकी मोलालिटी निकाल लेंगे। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है 100 ml में इतना ग्राम, तो 100 ml में मोल निकाल लेंगे, 1000 में मोल निकाल लेंगे तो मोलालिटी आ जाएगी। यानी मेन इश्यू जो आ रहा है वो ये कि जो Na2x है इसकी मोलालिटी दी है, मोलारिटी नहीं दी है, तो हमारे को क्या निकालना है, इसकी मोलारिटी। तो लेट मोलारिटी दिस एंड द मोलारिटी ऑफ Na2x इक्वल टू m। ओके, अब अगर आपको याद हो एक रिलेशन होता है मोलालिटी और मोलारिटी में, मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। चेक करो आपको ये क्या है, क्योंकि हमने 1000 ml माना तो मोलारिटी हो गया मोल्स। 1000 ml अगर आपने वॉल्यूम मान लिया ना बेटा, तो जो मोलारिटी वो डायरेक्ट मोल्स हो गया। मोलालिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलारिटी मतलब मोल्स, इतने ग्राम सॉल्वेंट में इतना, 1000 में कितना। चेक करो, तो यहां से आप देखो कि स्मॉल m का वैल्यू जो आता है वो कैपिटल M, दिस, ये देखो 1000 D क्या है, D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास का वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 1000 इंटू D हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। इट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस कर दीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। चेक करो, तो यानी मोलालिटी दी है 2, मोलारिटी पता नहीं, 1000 इंटू 1.949 माइनस। अब जरा थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, माइनस। आपने फॉर्मूला, जिन लोगों ने फॉर्मूला रट लिया होगा वो फॉर्मूला रटते ही गलत। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला जो रटा था
वो मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000/1000 D माइनस M1। M1 M मोलारिटी थी, M1 मोलिकुलर वेट ऑफ द सल्यूट था। लेकिन बेटा मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि एक तो सल्यूट ये है, एक सल्यूट ये है और एक सल्यूट ये है। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें सल्यूट 3 है। एक सल्यूट होता डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते आंसर आ जाता, लेकिन यहां 3 सल्यूट दिए हैं। तो यहां पे आप जो वेट ऑफ सल्यूट लिखिएगा वो कैसे लिखिएगा ध्यान दीजिए। 5 मोलर। तो अगर 5 मोलर BaCl2 यानी कि BaCl2 का 5 मोल, Ba का एटॉमिक वेट आपको पता है 137 और Cl2 का हो गया आपका 71। ठीक है बेटा, तो 137 और 71 कितना हो जाता है 208। तो 5 मोलर इंटू 208 ये हो गया BaCl2 का वेट। देखो 58.5% वेट बाय वॉल्यूम, तो 100 ml में 58.5, तो हम तो 1000 ml में बात कर रहे हैं, तो 585 ये हो गया बेटा 585 NaCl का। अब इसका वेट, तो इसका मोलारिटी हमने कैपिटल एम माना है, इसका मतलब मोल्स इसका कैपिटल एम है, और इसका मोलिकुलर वेट Na का हो गया आपका 46 हो गया Na2 का, और X का 96 दिया है। चेक कर लो कहां गया ये 96, तो 96 और 46 चेक कर लो कितना हो जाएगा 142। 96 और 46 क्या हो जाएगा बेटा 142। ठीक है 96, हाँ ठीक है, तो यह आ जाएगा M इंटू 142। ये देखो चेक करो, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो M का वैल्यू जो आएगा वो हाफ आएगा, यानी Na2X की, सॉल्व करके देख लीजिएगा बेटा, Na2X की मोलारिटी कितनी आई हाफ। अब एक बार Na2X की मोलारिटी आ गई तो समझो आंसर आ गया। कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर अपन बात करें कि भाई आंसर कैसे आएगा, तो देखो Cl माइनस कंसंट्रेशन, भाई हमने तो क्या किया था, अपन ने तो 1000 ml ही माना है, तो जो मोल्स है वो डायरेक्ट कंसंट्रेशन है, तो Cl माइनस की मोलारिटी जो आएगी वो देखना बेटा 5 मोलर BaCl2, तो Cl यहां से कितना आएगा चेक कर लो 10 यहां से आया और Cl यहां से आएगा। देखो 58.5% वेट बाय वॉल्यूम है, तो 58.5 100 ml में 1 मोल, तो 1000 ml में 0.1 मोल ना, तो यहां से मोलारिटी NaCl की हो जाएगी 0.1, तो Cl माइनस की 0.1, तो 10 प्लस, चेक करो कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, यहां से अपन ने क्या किया, यहां से 58.5 कुछ गड़बड़ कर दिया बेटा, 58.5 में आपको दिया NaCl ना, तो यानी कि 100 ml में आपके 1 मोल, तो 1000 ml 10 मोल आएंगे। ओके तभी हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो NaCl के कितने मोल आएंगे 10 मोल, यानी NaCl की मोलारिटी 10 हो गई, तो Cl माइनस की भी 10 हुई, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मोलर। चेक करो, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना दिया था 20 मोलर, तो ये सही है। बी Na प्लस चेक करो कहां कहां है, एक तो Na प्लस यहां है और एक Na प्लस यहां है, तो बात जरा समझना, अगर आप Na प्लस की मोलारिटी निकालोगे तो देखो बेटा NaCl की मोलारिटी कितनी आई है 10, कंफ्यूज मत हो ना 10 में भाई, 100 ml में 58.5, तो यानी 100 ml में 1 मोल, तो 1000 ml में 10 मोल, तो मोलारिटी 10 है। तो Na प्लस की देखो 10 प्लस हाफ इंटू 2 11 मोलर। चेक करो कैसे भाई, NaCl से 10 और Na2X की मोलारिटी आई है हाफ, तो हाफ इंटू 2, Na प्लस यहां से आएगा तो ये आ गया 11, यानी Na प्लस का 11, ये भी सही हो गया। टोटल एनायन देखो चेक करो, अगर अपन बात करें कि भाई टोटल एनायन कंसंट्रेशन, सो टोटल एनायन कंसंट्रेशन की बात करें तो एनायन है कहां कहां, एक तो Cl माइनस यहां से आएगा 10, चेक करो, प्लस यहां से भी Cl माइनस कितना आएगा 10, चेक करो बेटा, और Na2X का आई है हाफ, तो X माइनस आ गया हाफ, यानी 0.5, यानी क्या ये 20.5 मोलर आ गया। चेक करो बेटा 20.5 मोलर एनायन, ये भी सही हो गया। डी टोटल कैटायन, देखो अगर अपन बात करें कि भाई टोटल कैटायन कंसंट्रेशन,
तो टोटल कैटायन देखना बेटा, 5 तो यहां से आएगा Ba+2, Na+ आएगा आपका 10, 15 और यहां से आएगा 1 ना, हाफ है तो Na2, तो 15 और 16, तो टोटल जो आएगा ये आएगा 16 मोलर। चेक करो, तो टोटल ये गलत है, तो आंसर हो गया आपका ABC। क्या समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन आसान है, भारी क्वेश्चन केमिस्ट्री में भारी क्वेश्चन होते ही नहीं ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जो फॉर्मूला रटा था उसको अगर आप जल्दीबाजी में अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस के लिए ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड H2X विद मोलर मास 80 is dissolved in a solvent having density 0.4 ग्राम पर ml। ये सॉल्वेंट की डेंसिटी है बेटा। कह रहा assume no change in volume upon dissolution, the molality of a 3.2 molar solution is। देखिए मोलारिटी आपको गिवन है, मोलारिटी गिवन है 3.2 और मोलालिटी आपसे पूछा है, ओके, मोलालिटी जो है पूछा है। हाँ भाई, तो क्या कर रहे थे कि इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, मोलारिटी आपको दी है 3.2, ठीक है, ये देखो, और मोलालिटी पूछा है। अच्छा खास बात इस क्वेश्चन की पता है, क्योंकि आपको जनरली क्या होता था, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी होती थी, इसमें खास बात बेटा क्या है कि सॉल्वेंट की डेंसिटी दी है। अब सॉल्वेंट की डेंसिटी दी है तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, कायदे से डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लगाते हैं, तो डेंसिटी सॉल्यूशन की होती है, मास सॉल्यूशन का होता है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का आता है। अब यहां सॉल्वेंट की डेंसिटी दी है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। Assume no change in volume upon dissolution, मतलब सल्यूट के मिलाने से वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, तो अगर सल्यूट के मिलाने से वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, ये बात क्लियर करो। अब देखो कैसे, डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सबको पता है। डेंसिटी आपको दी है 0.4 ग्राम पर ml। मान लीजिए कि हमने सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उसका 1 kg माना, सपोज सॉल्वेंट का आपने क्या मान लिया 1 kg, क्योंकि 1 kg में जो मोल्स होंगे, ध्यान सुनिएगा, 1 kg सॉल्वेंट में जो मोल्स होंगे वो मोलैलिटी होगी। तो यहां से अगर हम 1000 ग्राम मान लें तो वॉल्यूम पता नहीं है अपने को, चेक करो, तो वॉल्यूम का वैल्यू जो आएगा वो 1000/0.4। चेक करो, चेक करो बेटा, यहां से बात क्लियर है। तो ये वॉल्यूम हो गया कि भाई सॉल्यूशन देखो, अच्छा ये जो वॉल्यूम आया सॉल्वेंट का है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, चेक करो, क्लियर। ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना, हमने मान के रखा है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, यानी डायरेक्ट जो मोल्स आएंगे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में वो मोलालिटी होगा। तो देखो मोलारिटी दी है 3.2 मोलर सॉल्यूशन, अगर 3.2 मोलर है इसका मतलब 1000 ml में 3.2 है, 1000 ml में 3.2 मोल है। देखिए 1000 ml सॉल्यूशन में 3.2 मोल्स हैं, चेक करो बेटा, अगर 1000 ml में 3.2 मोल्स हैं, चेक करना, गड़बड़ मत करना, तो क्या हम ये निकाल लें कि यार इतने ml में जो मोल्स होंगे इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मोल्स होंगे, डायरेक्ट मोलैलिटी। तो 1000 ml में कितना, तो यहां से 1000/0.4 ml में कितना ये निकालना है, तो 3.2 दिस डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.4, चेक करो बेटा, तो 1000 से 1000 गया, यहां से आ गया 8 मोल्स। तो क्या ये जो 8 मोल्स आया ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आया, तो मोलालिटी जो हो गई, देख कितना आसान सा क्वेश्चन है, मोलालिटी हो गई 8। है आसान, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, इस तरह क्वेश्चन आता है एडवांस में। क्योंकि अगर आपने दिमाग लगाया कि यार सॉल्यूशन का डेंसिटी नहीं दिया है, वो जो लिखा है ना नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, बस मेन चीज वो है, क्लियर। अगले की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
करा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज 0.1, यानी आपको बेटा गिवन है एक्स सल्यूट, एक्स सल्यूट कितना दिया है 0.1, तो एक्स सॉल्वेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.9। ओके, ये समझ में आ गया। करा मोलालिटी और मोलारिटी सेम है और डेंसिटी दिया है, देखो मोलारिटी इक्वल टू मोलालिटी, ये दोनों आपको क्या दिया है बेटा सेम, मोलारिटी मोलारिटी क्या है सेम है। क्या यहां से कहानी क्लियर हो रही है? देखिए अच्छा, अगर आपने को याद हो मोलालिटी इक्वल टू, याद करो एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, XA बाई XB इंटू 1000 बाई MB, MB इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, MB इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? ठीक, यहां से बात क्लियर। अब देखो, और एक रिलेशन आपने ये पढ़ा था M इक्वल टू M, याद करो 1000D माइनस MM1 इंटू 1000। ये देखो मोलालिटी और मोलारिटी में रिलेशन एक आपका ये आया था, ये M है, ध्यान रखना ये क्या है बेटा स्मॉल m। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी सेम है तो खत्म हो गया। तो यहां से देखो 1000D माइनस MM1, ये M ध्यान रखना, ये MA का मतलब सल्यूट, A हम सल्यूट मान रहे हैं, B सॉल्वेंट मान रहे हैं। एक मिनट, ये M1 की जगह लिख दो M तो मोलारिटी हो गई, ठीक है, MA सल्यूट का मोलर मास इक्वल टू 1000, चेक करो बेटा। और यहां से डेंसिटी दी थी 2 ग्राम पर, तो ये हो गया 2000 माइनस MA इक्वल टू 1000, तो यहां से MA का वैल्यू आ गया 1000। ये देखो MA, ध्यान रखना गड़बड़ मत करना, M मोलारिटी है और MA सल्यूट का मोलर मास है। क्लियर? यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, क्या अपन ये कहें कि यार जो मोलारिटी है वो तो मोलालिटी के बराबर है, मोलालिटी किसके बराबर है? मोलालिटी के। और मोलालिटी है देखो, यहां से देखो x से कितना है 0.1, XB है तो ये 1/9 है इंटू 1000 बाई MB। ध्यान से देखना एक लाइन में आंसर आने वाला है, तो m की जगह स्मॉल m रख दें, ये 1/9 इंटू 1000 बाई MB, चेक करो तो 1/9 इंटू 1000 बाई MB इंटू MA इक्वल टू 1000, ये और ये कैंसिल, तो MA बाई MB देखो, MA का मतलब मोलर मास ऑफ सल्यूट, MB का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या MA बाई MB 9 आ गया? चेक करो बेटा, MA बाई MB क्या दिख रहा है? यहां से MA बाई MB का वैल्यू 9 आ गया और यही आंसर है। चेक कर लो, सॉल्व कर लो। क्या समझ में आया? कहानी क्लियर है बेटा, बहुत आसान है, देख लो, चेक कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा देखिए ओलियम पे शानदार क्वेश्चन, क्योंकि जनरली देखो आपको बता दूं ओलियम पे क्वेश्चन नहीं आया और क्वेश्चन आएगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए, करा 30 ग्राम सैंपल है, 118% ओलियम, तो पहले अपने को 118% ओलियम का मतलब क्लियर होना चाहिए। 118% ओलियम का बेटा मतलब होता है कि 100 ग्राम ओलियम में 18 ग्राम वाटर मैक्सिमम रिएक्ट कर सकता है। तो अगर 118% है तो अच्छा वाटर रिएक्ट किससे करता है? क्योंकि आपको मैं बता दूं जो ओलियम होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, इसे हम फ्री SO3 भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
फ्री SO3। तो जब आप इसमें वाटर मिलाते हैं तो वाटर क्या करता है, फ्री SO3 के साथ रिएक्ट करता है, यानी SO3 के साथ वाटर रिएक्ट करता है और H2SO4 बनाता है। अब आपसे कहा जाए कि 18 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा है, 18 ग्राम बोले तो 1 मोल। अगर 1 मोल वाटर है तो क्या SO3 का भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, यानी यहां से इसका 1 मोल आएगा, यानी वेट ऑफ SO3 आपको 1 इंटू 80 यानी 80 ग्राम आया। दिस मीन्स कि 118% ओलियम में 80% आपका SO3 है और 20% ऑफ का H2SO4 है। चेक करो बेटा, अब हमने क्या किया कि इसका लिया 30 ग्राम सैंपल, ध्यान दीजिएगा 30 ग्राम सैंपल लिया, तो 30 ग्राम सैंपल में 80 इंटू 30/100 यानी 24 ग्राम SO3 आएगा। चेक करो, और 80 का चेक करना बेटा, 80 का कितना परसेंट था, 80% है तो 20%, तो यहां से 20 इंटू 30/100 6 ग्राम आपका बेटा H2SO4 आएगा। चेक करो, यानी जो 30 ग्राम सैंपल लिए हो ना उसमें 24 ग्राम तो SO3 आएगा और बचा हुआ 6 ग्राम H2SO4 है। अब इसमें आपने क्या किया, 3.6 ग्राम वाटर मिला दिया। तो जब वाटर मिलाए तो क्या हुआ, जब वाटर मिलाए तो ये रिएक्शन हुई, ये देखो, और 24 ग्राम SO3 था तो 24/80 मोल्स 3.6/18 मोल्स, ये बेटा 0.3 आएगा, ये 0.2 आएगा, और यहां लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वाटर। अगर यहां SO3 लिमिटिंग हो जाता तो फिर लेवलिंग चेंज नहीं होती, क्योंकि ओलियम ही नहीं बचता, क्योंकि ओलियम बचने के लिए मिक्सचर में H2SO4 और SO3 दोनों होने चाहिए। तो जब इस रिएक्शन में वाटर लिमिटिंग होगा तो नया ओलियम तैयार हो जाएगा। चेक करो, तो यहां पे हम कहेंगे कि जो SO3 बचा, देखो ये तो 0 हो गया बेटा, ये 0.1 बच गया, डिवाइड नहीं है, 0.3/0.1 कर दिया, 0.1 मोल बच गया, और ये 0.2 मोल बन के आ गया। तो अगर हम आपसे कहें कि यार वेट ऑफ ओलियम क्या होगा, इट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ SO3 प्लस वेट ऑफ H2SO4। तो वेट ऑफ SO3 कितना है, 0.1 मोल इंटू 80, H2SO4 कितना है, 0.2 मोल इंटू 98 प्लस 6। चेक कर लो, 6 क्यों, पहले से भी तो पढ़ा था 6 ना, तो यहां से आप देखिएगा 8 प्लस 6 प्लस 19.6, चेक करो, तो यहां से आ जाएगा 33.6 ग्राम। चेक करो बेटा। अच्छा, न्यू लेवलिंग, लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम ओलियम से कितना वाटर रिएक्ट करेगा। ओलियम का मतलब, लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम ओलियम से कितना ग्राम वाटर रिएक्ट करेगा। तो देखो 33.6 ग्राम ओलियम है, अच्छा उसमें 0.1 मोल SO3 है, 33.6 ग्राम में 0.1 मोल SO3 है, तो क्या 0.1 मोल वाटर ही रिएक्ट करेगा। भाई आप सोचो, जो ओलियम है उसमें SO3 H2SO4 है, वाटर मिलाइएगा किससे रिएक्ट करेगा, SO3 से। SO3 कितना बेटा, 0.1 मोल, तो क्या 0.1 मोल ही तो वाटर चाहिए, यानी कि क्या 33.6 ग्राम ओलियम 0.1 मोल का मतलब 1.8 ग्राम वाटर से रिएक्ट करेगा। चेक करो, तो 100 ग्राम किससे करेगा, 1.8 डिवाइड बाई 33.6 इंटू 100। चेक करो, क्लियर। तो ये सॉल्व करिएगा तो 5.34 के आसपास आएगा। तो जो न्यू लेवलिंग आएगी, न्यू लेवलिंग आएगी वो आ गई 105.34%, क्योंकि जो 100 ग्राम ओलियम जितने ग्राम वाटर से रिएक्ट करता है, क्या वही 100 में ऐड कर देते हैं तो नया ओलियम आ जाता है। क्या समझ में आया, शानदार क्वेश्चन है बेटा। एडवांस के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नई लेवलिंग पूछ ले, मल्टीपल चॉइस में पूछ ले कि लेवलिंग चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, इस तरह का क्वेश्चन आप जो है ध्यान रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, देख लो इसको। सो जो है देखिए, करा 70 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वॉज मिक्सड विद H2SO4, ओके। The evolved Cl2 was mixed with excess of Ki solution and the evolved I2 was titrated with
300 ml 0.1 मोलर KMnO4। ये बेसिकली टाइट्रेशन का शानदार क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो करना क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो भी आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है उसमें जब आप कोई भी एसिड मिलाते हैं तो यहां से बन जाता है Cl2 प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ये कॉन्सेप्ट है पहला। यानी जब ब्लीचिंग पाउडर में आप कोई भी एसिड मिलाते हैं वो Cl2 बनता है। कोई भी एसिड, कोई जरूरी नहीं H2SO4, कोई भी एसिड मिलाइए आप, जो Cl2 बना उसका जब आप रिएक्शन KIXS से कराते हो तो अगर आपको याद हो ये आयोडोमेट्री टाइट्रेशन है, याद आ रहा है, तो ये KCl बनता है, यहां I2 बना। और करा जब I2 का रिएक्शन जब KMnO4 से कराते हैं तो आपको बनता है KiO3 प्लस Mn+2, और ये रिएक्शन आपको गिवन होगी बेटा। अच्छा, गिवन क्यों होगी? क्योंकि I2 का रिएक्शन KMnO4 से जनरली लोगों को नहीं पता होता, ये इसलिए रिएक्शन गिवन होती है। अब ध्यान से समझिएगा। अब बिगिनिंग करते हैं। सबसे पहले टाइट्रेशन कराया गया है KMnO4 के साथ, यानी KMnO4 का हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 निकालेंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जब आप निकालोगे तो KMnO4 का 300 ml है, 0.1 मोलर है, एसिडिक मीडियम है, 300 इंटू 0.1 इंटू 5। चेक करो तो यहां से जो आ जाएगा, चेक करना बेटा, यहां से आ जाएगा 150 मिली इक्विवेलेंट। 150 मिली इक्विवेलेंट KMnO4 क्या है? अब देखो ये आयोडोमेट्री टाइट्रेशन है और इसमें I2 दो जगह यूज हो रहा है। आपको बताया था Cl2 भी दो जगह यूज हो रहा है ना, Cl2 भी दो जगह यूज हो रहा है, I2 भी दो जगह यूज हो रहा है। तो अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली लोग क्या करते हैं कि इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, और लास्ट में CaCl2 के बराबर, खत्म। ऐसा नहीं होता। ये तब होता है जब एक रिएजेंट अगर कई रिएक्शन में यूज हो रहा है और उसका एन फैक्टर हर रिएक्शन में सेम है, तो आप लास्ट से लेके बिगिनिंग तक के मिली इक्विवेलेंट खट से बराबर कर दो एक लाइन में। लेकिन अगर अलग अलग रिएक्शन में एन फैक्टर अलग अलग हो, कभी गलती से भी बराबर मत कर देना, क्योंकि तब बराबर नहीं होता, तब मिली मोल बराबर होते हैं, मिली इक्विवेलेंट बराबर नहीं होते। तो ध्यान से सुनिएगा। यानी हम इसको अगर इसमें ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकेंड रिएक्शन इक्वल टू 150। क्यों? एक रिएक्शन में तो हमेशा बराबर होते हैं, तो यहां 150 आ गए। अब इसका एन फैक्टर देखो, यहां 0 है, यहां +5 है I का ना, तो इसका जो एन फैक्टर आया, एन फैक्टर वो आया बेटा 10। चेक करो एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 10। क्यों? 0 से +5, 5 का चेंज, I2 है, 10 का चेंज, तो एन फैक्टर इसका 10 आया। अब यहां देखो, यहां 0 से -1 है, इसका एन फैक्टर 2 है। अगर दोनों का एन फैक्टर अलग अलग है तो गलती से बराबर मत कर देना, क्योंकि अगर बराबर किए तो फाइल निपट जाएगी। ठीक है बेटा। सो अपन क्या कहेंगे कि भैया ऐसा है कि मिली मोल्स ऑफ I2 इन सेकेंड रिएक्शन इक्वल टू 150/10। एन फैक्टर से डिवाइड किए, मिली मोल्स आ गए, तो ये मिली मोल्स बेटा आ गए 15। सो अपन कहेंगे कि मिली मोल्स ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन इक्वल टू 15, क्योंकि मिली मोल्स तो हमेशा सेम रहेंगे, तो इस I2 के मिली मोल्स आ गए। अब आप लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन इक्वल टू उसके मिली मोल इंटू एन फैक्टर 30। ये देखो, अच्छा इसके 30 तो इसके Cl2 के भी 30, एक रिएक्शन में हमेशा बराबर। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इक्वल टू 30। चेक करो। अब एक मिनट सुनो, Cl2 यहां क्या बेटा 0, यहां क्या बेटा -1। सो जो है
अगर यहां इसका एन फैक्टर देखो, इस Cl2 का एन फैक्टर, तो यहां आएगा एन फैक्टर 2। इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर इस Cl2 का एन फैक्टर देखो, यहां 0 है, यहां पे भैया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, CaOCl2 जो होता है वो ऐसे होता है, CaOCl और Cl, तो इसमें 2 Cl होते हैं, इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, यानी Cl2 बैक साइड जाओगे तो एक प्रकार से ये रिएक्शन है Cl - Cl+, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और इसका एन फैक्टर 1 आएगा, यानी इस Cl2 का एन फैक्टर 1 आएगा। चेक करो, इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका मतलब Cl2 के भी मिली इक्विवेलेंट दोनों रिएक्शन में सेम नहीं होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 30 है उसी रिएक्शन में, तो मिली मोल्स ऑफ Cl2 30/2 कर दीजिए तो 15 मिली मोल्स आ जाएंगे। ये एडवांस में ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन पूरा पैसा जा चुका है, एक बार आप देख लेना, यही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। Cl2 के इसके आ गए 30, इसके भी 30 आ गए मिली मोल्स, तो इसके भी 30 मिली मोल्स, इसका वॉल्यूम दिया था, डिवाइड कर दो, मोलारिटी आ जाएगी। आईटी एडवांस का क्वेश्चन आ चुका है। तो मिली मोल्स ऑफ Cl2 15 आ गए। हमारे को परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन निकालना था, तो हम यहीं से काम कर लेंगे, जरूरत ही नहीं ब्लीचिंग पाउडर तक जाने की। तो मोल्स ऑफ Cl2 आ जाएगा 15 × 10⁻³ वेट ऑफ Cl2 आ जाएगा 15 × 10⁻³ × 71। तो परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन CaOCl2 इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन 15 × दिस × 71 डिवाइड बाय ब्लीचिंग पाउडर सैंपल का वेट × 100। क्या भाई सॉल्व कर लोगे? देख लो, तो ये सॉल्व करके देख लो कि कितना आएगा, वही आंसर आ जाएगा। क्या भाई कहानी क्लियर है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको मैंने बता दिया कि अगर एक रिएजेंट कई रिएक्शन में यूज हो रहा है और उसका एन फैक्टर अलग अलग है, तो आप गलती से भी उसके मिली इक्विवेलेंट बराबर मत कर देना, वहां पे हम मिली मोल्स बराबर करते हैं। क्या भाई कहानी क्लियर है? देख लीजिए। हाँ तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हेन ब्लीचिंग पाउडर, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद H2SO4 देन द एन फैक्टर ऑफ H2SO4 विल बी। नया क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो आ सकता है। तो देखिए होता क्या है एग्जैक्टली में, अगर हम बात करें कि भाई क्या होगा, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये होता है CaOCl2, जब इसका रिएक्शन आप H2SO4 से कराते हो तो आपको मिलता है CaSO4 प्लस Cl2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। अब H2SO4 का एन फैक्टर की बात करनी है, तो देखो H2SO4 का एन फैक्टर, वैसे अगर ये क्वेश्चन आए कि यार H2SO4 का एन फैक्टर, तो एक बात बता दूं, क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग ले, अरे यार कितना लेवल खराब हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या कोई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और H2SO4 का एन फैक्टर जो आपने रटा था, क्या रटा था? 2 टिक कराइएगा। देखिए अब ये हुआ कि हाँ यार इसमें दिक्कत क्या है, देखो 2 चीजें बेटा, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का भी एन फैक्टर पूछा जा सकता है, इसका भी पूछा जा सकता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी अपन इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे और H2SO4 का तो करना ही है। तो देखो होता क्या है, यहां ब्लीचिंग पाउडर में आपको बताया गया था कि Cl प्लस Cl माइनस ये Cl2 है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक Cl का +1 है, एक Cl का -1 है, यानी ध्यान से ऐसे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, बिकॉज Cl ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और Cl रिड्यूस भी हो रहा है। जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। कैसे? क्योंकि Cl प्लस जो हुआ होगा उसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और हाफ Cl2 बन गया होगा, Cl माइनस से हाफ Cl2 बन गया प्लस ये देखो, तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो आया इसमें 1 आया। अगर इसमें 1 है तो इस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 आएगा, यानी एन फैक्टर क्या होता था, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। क्या पूरी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है और सबके 1 1 मोल है, इसका मतलब 1 ही एन फैक्टर है, यानी
n फैक्टर ऑफ CaOCl2 बराबर n फैक्टर ऑफ H2SO4 इक्वल टू n फैक्टर ऑफ Cl2 इक्वल टू 1। सब का n फैक्टर 1 होगा। तो आंसर जो आ जाएगा इसका, ये देखिए, चेक करो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन n फैक्टर ऑफ H2SO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन में खास बात, रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट नहीं दिया। इसका मतलब ये एक प्रकार से डबल क्वेश्चन हो गया। क्या कि आपको प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए और फिर n फैक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट पता होना चाहिए। मतलब ये ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो गई, यानी इनऑर्गेनिक को फिजिकल से जोड़ दिया है। तो देखिए क्या होता है कि जब KMnO4 की रिएक्शन, देखिए सीधे प्रोडक्ट लिखते हैं, नहीं चलो रिएक्शन लिख देते हैं सीधे। ये आपको जो है KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 से आपका बनता है बेटा K2SO4 MnSO4 CO2 और वाटर। देखो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, कभी भी जैसे H2SO4, यहां पे क्या हो रहा है कि भाई H2SO4 मीडियम का काम कर रहा है, ठीक है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो और उसमें एसिड यूज किया गया हो तो आप डायरेक्ट उसका कभी भी n फैक्टर मत लिख देना। क्यों? बेसिसिटी मान के। क्योंकि जो बेसिसिटी होती है, यानी कि H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, तो 2 बेटा तब होती है, n फैक्टर 2 तब होगा जब H2SO4 का रिएक्शन बेस के साथ होगा। यहां ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, कभी भी n फैक्टर 2 मत लिख देना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालते हैं। तो बैलेंस बैलेंस करना आप पुराने लेक्चरों में देख लेना, बैलेंस करना आपको आता ही होगा। तो यहां से 2 KMnO4, यहां से 5 H2SO4, यहां से आ जाएगा 2 MnSO4, यहां से आ जाएगा 10 CO2 और यहां से आ जाएगा बेटा 3 H2SO4 और यहां से आ जाएगा 8 वाटर। ये बैलेंस रिएक्शन है, हमने बैलेंस कर दी है ना। ये आपको पता होना चाहिए बैलेंस करना, मतलब इसमें सोचो कितना काम हो गया। एडवांस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग पूछ लिया क्योंकि बिना बैलेंस के निकाल नहीं सकते। n फैक्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पूछ लिया, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन। ओके, अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर देखें, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की अगर बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां से आप देखिएगा बेटा +7 है और यहां Mn का +2 है, तो चेंज आएगा 5 का, यानी 5 का चेंज आया। इसका मतलब 1 मोल में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां 2 मोल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएगा 10। चेक करो। और जो इसका n फैक्टर आ जाएगा, n फैक्टर वो क्या आ जाएगा समझो, n फैक्टर क्या कहेंगे, H2SO4 का कोफिशिएंट कितना है 3, और n फैक्टर क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं 10, तो n फैक्टर क्या आ गया 10/3। क्या कहानी क्लियर हुई? चेक करो। तो आंसर क्या हो गया, देखो ये देखो 5/3 लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, देख लो 5/3 और 10/3 में कंफ्यूजन देख लो। तो ध्यान रखना बेटा, इस तरह क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यही बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.1 मोलर Na2CO3 विद H2SO4, मतलब आपके पास, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास बीकर ये है, इस बीकर में क्या है 0.1 मोलर NaOH है एंड 0.1 मोलर Na2CO3 है। चेक करना, यहां पे HPH यानी कि फिनोल्फिन इंडिकेटर है और ऊपर से आप क्या मिला रहे हो H2SO4, यानी एक प्रकार से क्या ये एसिड बेस टाइट्रेशन हुआ। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 99% बच्चों का गलत होगा। क्यों? बोले क्यों, ऐसे क्यों गलत होगा, हमें तो आता है। देखो तुम्हें क्या आता है, पहले सुनो। क्या होता है कि सबको पता है कि जो फिनोल्फिन है ना, फिनोल्फिन का जो बेटा कलर होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक होता है, सबने पढ़ा है। तो यहां NaOH के साथ फिनोल्फिन है तो इसका कलर क्या होगा, पिंक होना चाहिए। ओके, ऊपर से डालेंगे एसिडिक हो जाएगा, यानी पिंक टू कलरलेस
आंसर आएगा, और ये गलत है। बोले गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ध्यान सुनना, अगर सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, पुराने लेक्चर में रिडॉक्स में मैंने बताया था डिटेल में इसके स्ट्रक्चर, कि अगर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक हो, यानी पीएच अगर 12 से लेके 14 तक हो, 12 to 14 अगर पीएच हो, तो फिर फिनोफ्थलीन का कलरलेस हो जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी इस बीकर का कलर पता है क्या होगा बेटा? कलरलेस होगा। और जब ऊपर से आप H2SO4 डालोगे तो पहले तो NaOH पूरा खत्म हो जाएगा, और जो Na2CO3 है वो NaHCO3 में चेंज हो जाएगा, और वहीं पे एंड पॉइंट आ जाता है। NaSCO3 जो है वो एम्फोटेरिक सॉल्ट है, और एम्फोटेरिक सॉल्ट का पीएच होता है 1/2 pK1 + pK2, और वो 8 से 10 के बीच में आता है। और 8 से 10 के बीच का जो कलर होता है फिनोफ्थलीन का वो पिंक होता है। यानी आंसर देखो क्या हो गया? कलरलेस टू पिंक। शानदार क्वेश्चन है भाई। क्या भाई बात समझ में आई? मजा आया? देख लो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। देखिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। The flask shown below are having gaseous reaction as indicated. Okay, identify the flask in which density may be falling fastest with time. समझिए, चार कंटेनर में आपकी गैस भरी है, रिएक्शन हो रही है। करा किस कंटेनर की डेंसिटी सबसे तेज गिरेगी? चेक कर भाई, इसमें रिएक्शन जो हो रही है 2NO2 से N2O4 हो रहा है, इसमें ये 3 रिएक्शन हो रही हैं। तो आपको समझना है कि किस कंटेनर की डेंसिटी बहुत तेजी से घटेगी। देखो होता क्या, ये गुगली क्वेश्चन है, मतलब बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसका मास कंजर्व रहता है, मास तो चेंज ही नहीं होता, मास चेंज नहीं होता। अच्छा, गैस कंटेनर का जो आपको दिख रहा है वॉल्यूम फिक्स है, तो बेटा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, अबे तो डेंसिटी क्यों चेंज होगी? तो सीधा आंसर आएगा नन। बताओ, एक मतलब सिंगल चॉइस में बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है, देख लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज करा दिया आपको बेसिकली। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है अगला। PCl5 गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये रिएक्शन आपको दी है। करा एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज डिक्रीज्ड टू अ फैक्टर ऑफ 2। प्रेशर इज डिक्रीज्ड टू अ फैक्टर ऑफ 2। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्लियर करो क्या है कि P फाइनल का वैल्यू P इनिशियल बाई 2 है। फाइनल जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का आधा हो गया है, यानी बेसिकली हमने प्रेशर कम कर दिया है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, याद करो कि अगर आपने प्रेशर कम किया है तो रिएक्शन कहां जाती थी? याद करो, जब प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? ज्यादा हो। याद आया कुछ? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़े होगे। तो प्रेशर कम करने से, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वहां होती है जहां कम हो, तो प्रेशर कम कर रहे हो तो रिएक्शन वहां होगी जहां गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। तो रिएक्शन वहां होगी जहां गैस के नंबर ऑफ मोल्स बेटा क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो अगर हम बात करें कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहां है? फॉरवर्ड। यानी इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। अब देखो जनरली लोग क्या करते हैं कि फॉरवर्ड में गई मतलब PCl5 घट गया, PCl3 बढ़ गया, Cl2 बढ़ गया, टोटल 90% ये करेंगे, और ये गलत है। क्योंकि ये जो फॉरवर्ड गई, प्रोडक्ट बढ़ गया, रिएक्टेंट घट गया, ये केवल मोल में होता है, वेट में होता है, लेकिन कंसंट्रेशन में नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जब बेटा प्रेशर चेंज करते हो और जब कुछ नहीं होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं, तो जब आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो चेक करो होता क्या है, ध्यान सुनो। रिएक्शन तो फॉरवर्ड गई, इसमें 1% का डाउट नहीं है, फॉरवर्ड गई। होगा क्या कि जब आपने प्रेशर आधा किया है तो वॉल्यूम डबल हो गया होगा, समझना, वॉल्यूम डबल हो गया।
वॉल्यूम डबल हो गया, अच्छा वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम डबल हो गया, कंसंट्रेशन सबका कम हो चुका है। पहले बताओ समझ में आया? जब कंसंट्रेशन सबका कम हो चुका है, अब ये रिएक्शन गई फॉरवर्ड। तो देखो एक तो इसका पहले से ही कम हो गया था, और आपको जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड गई बेटा तो और कम हो गया, तो PCl5 का कंसंट्रेशन पक्का कम होगा। तो इसमें एक आंसर जो आएगा PCl5 का कंसंट्रेशन घटेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो नहीं होगा। ठीक है, अब आया कि PCl3Cl2 में क्या होगा। तो PCl3Cl2 के मोल तो बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया है, मोल तो डबल हो ही नहीं सकते, तो मोल्स बाय वॉल्यूम का रेशियो घट जाएगा, यानी PCl3 का भी घटेगा, Cl2 का भी घटेगा। ये हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर की बात करें। देखो बिगिनिंग में मान लीजिए कि PCl5 का 1 मोल था, समझो अगर 1 मोल था तो 1 माइनस अल्फा से अल्फा, अल्फा चेक करो। तो अगर इसमें अपन ने याद करो, अगर पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी, मास कंजर्व करते थे। तो बिगिनिंग में बेटा मोल है 1 और मास है PCl5 का 208.5, तो ये बिगिनिंग का मास हो गया। अब मिक्सचर के मोल आप तीनों जोड़ दीजिए, तो मिक्सचर के मोल्स हो जाएंगे 1 प्लस अल्फा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ये देखिए एम मिक्सचर। क्यों? मोल्स ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर से मल्टीप्लाई वेट ऑफ मिक्सचर आ गया। तो बेटा जितना बिगिनिंग में वेट लिए होगे उतना ही वेट फाइनल होगा। तो यहां से जो मॉलिक्यूलर एम मिक्सचर आएगा वो आ जाएगा 208.5 बाई 1 प्लस अल्फा। क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो अल्फा बढ़ रहा है। अल्फा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर अल्फा बढ़ रहा है तो एम मिक्सचर क्या हो रहा है? घट रहा है। यहां पे क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेस, ये भी गलत हो गया। तो सिंगल चॉइस ही आया कि भाई आंसर जो है ये आएगा। क्वेश्चन आएगा मल्टीपल में, हो जाएगा सिंगल। देख लो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर देखो ये यहां आते हैं, इसमें जो क्या लिखा है कि इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम कार्बामेट। तो अमोनियम कार्बामेट हीट कर रहे हैं इसको, तो आपको जो है 2 अमोनिया CO2 गैस मिल रहा है। कह रहा है T = 0 ओनली सॉलिड इज प्रेजेंट। एट T = 0 ओनली सॉलिड इज प्रेजेंट। एट इक्विलिब्रियम इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में हमने इनर्ट गैस ऐड किया है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बात करनी है। देखिए होगा क्या, जब हम कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू N हो जाता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो आपने ये भी लीचेयर से प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि जब कभी आप इनर्ट गैस मिलाते हो कांस्टेंट प्रेशर पे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स, बोलो, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। याद आया? जिधर, याद कर लो भाई, गड़बड़ मत करना नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देख लो, अच्छा बता देते हैं कैसे। भाई आप ऐसे देखो कि V प्रोपोर्शनल टू, अगर हम कहें कि एट कांस्टेंट प्रेशर V प्रोपोर्शनल टू N हो गया। हाँ, तो क्या करे थे हम लोग कि भाई अगर अपन ने इनर्ट गैस मिलाया कांस्टेंट प्रेशर पे तो V प्रोपोर्शनल टू N होगा। अब देखो मोल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर यहां से ऊपर से देखो आप कि Kc का वैल्यू आप क्या लिखोगे? Kc लिखोगे आप अमोनिया गैस का स्क्वायर कंसंट्रेशन, CO2 गैस, ये देखो ये आप कैसे लिखोगे। अब जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो N1 बाई V का स्क्वायर, N1 मोल्स अमोनिया के मान लो, N2 CO2 के मान लो, ये देखो। अब अगर अपन ने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हम निकालेंगे QC, और QC का वैल्यू आएगा N1 तो वही रहेगा V प्लस डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है, N2 बाई V प्लस डेल्टा V। ये देखो, यानी क्या QC का वैल्यू कम हो गया, यानी QC जो है लेस देन KC हो गया। ये देखो QC लेस देन KC, इसका मतलब रिएक्शन कहां गई? रिएक्शन गई बेटा फॉरवर्ड। रिएक्शन कहां गई? फॉरवर्ड। जब रिएक्शन फॉरवर्ड गई, ये देखो, तो ऐसा लगेगा, क्या लगेगा कि अमोनिया बढ़ गया और CO2 भी बढ़ गया। अमोनिया कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया, CO2 का बढ़ गया। लेकिन दिमाग में ये रखना कि Kc चेंज होगा क्या? नहीं, Kc तो केवल टेम्परेचर चेंज होता है। अगर Kc का वैल्यू अमोनिया का स्क्वायर CO2 है और आपने कहा
कि अमोनिया बढ़ गया, जब ये बढ़ गया तो केसी नहीं चेंज हो जाएगा? चेक करो, फंस गए ना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर एक साइड रिएक्शन के एक साइड सॉलिड हो और प्रोडक्ट में गैस हो, या रिएक्टेंट में गैस हो प्रोडक्ट में सॉलिड, मतलब कहने का कि अगर रिएक्शन में एक ही साइड कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, चाहे रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड, तो उसमें बेटा क्या दो केस होते हैं। दो केस क्या होते हैं कि अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो सेम है। चेक करो, मान लो यहां बिगिनिंग में बोला सॉलिड है, तो ये 2 और ये 1, यानी N2 जो है बेसिकली वो 2N1 है। N2 क्या है? 2N1। क्यों? क्योंकि अगर N1 मोल ये मिले, ये 2N1 ये मिलेगा तो N2 ये मिला। समझो, एक मिनट समझो, 2 अगर 2 मोल इसका तो 1 मोल इसका। चेक करो, तो यानी अगर यहां पे हम कहें कि 2N1 मिला तो इसको क्या मिलेगा? N1 मिलेगा। ये तो रिलेट कर लेना। तो इसका मतलब कि अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो सेम है, इसमें सेम होगा। चेक कर लो, क्यों? क्योंकि अगर यहां से आप यहां से देखो 2x x, तो 2x/2 मोल रेशियो, मोल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट x, यहां क्या है x/1। तो इसका बात समझ में आई कि भाई अगर मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम है तो ध्यान रखना 100% कंपनसेशन होता है। 100% कंपनसेशन मतलब कि जो भी चेंजेस हुए हों, जब दोबारा इक्विलिब्रियम आएगा तो वहीं का वहीं आ जाएगा, यानी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे और आंसर आ जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेक कर लो, बेसिकली रूल समझ में आया ना कि अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो सेम है तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। हां, अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो डिफरेंट हैं तो चेंजेस आएंगे, वो अभी हम बात करते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखिए, अमोनियम कार्बामेट हीट कर रहे हैं तो अपने अमोनिया CO2 मिल रहा है। ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। Correct T = 0, both solid and ammonia are present at equilibrium. The graph is given as, ये इक्विलिब्रियम पे आपको ग्राफ दिया है, ठीक है बेटा। फिर कह रहा है नाउ एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इंक्रीज्ड, द न्यू ग्राफ एट न्यू इक्विलिब्रियम विल बी। तो नए इक्विलिब्रियम पे ये आपसे ग्राफ पूछना चाह रहा है कि नए इक्विलिब्रियम पे जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये क्वेश्चन बेटा। अब देखो, T = 0 पे सॉलिड भी है, अमोनिया भी है, तो होगा क्या कि NH2CONH4 सॉलिड गिव्स 2 अमोनिया प्लस CO2 गैस। मान लो इसका X मोल पहले से था और यहां से A मोल बन के आया, ठीक है। ये देखिए, ये 2A आएगा तो ये A आएगा। क्या कहानी क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कंटेनर का अगर वॉल्यूम V कर दिया जाए तो इनका कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक बात समझो, ये सोचो कि अपन ने क्या किया कि प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल, when pressure is increased, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड गई तो इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? घटना चाहिए कायदे से। अब देखो, प्रेशर बढ़ाया हो, वॉल्यूम घट गया है, वॉल्यूम घट गया तो पहले तो कंसंट्रेशन इनका बढ़ चुका है। चेक करो, जब आपने प्रेशर बढ़ाया है तो जब अगर अपन प्रेशर बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? घटता है। अगर वॉल्यूम घटता है इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन पहले तो एकदम सडनली बढ़ गया, इन दोनों कंसंट्रेशन बढ़ा। अच्छा, कंसंट्रेशन बढ़ा, फिर रिएक्शन कहां गई? बैकवर्ड गई तो फिर घटने लगा। अब सोचो, Kc का वैल्यू अमोनिया का स्क्वायर CO2, पहले तो बढ़ गया था तो कम करने के लिए बैकवर्ड जाएगा। अब देखो, बैकवर्ड जब जाएगा तो देखो, पहले बढ़ा हुआ किसमें नजर आ रहा है? देखो, ये खत्म, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये खत्म। क्यों? क्योंकि पहले तो कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ेगा। अब जब एकदम से बढ़ेगा तो क्या होगा? सोचो,
रिएक्शन बैकवर्ड गई तो ये घटने लगा। अब घटने लगा तो क्या ये 100% वापस आ पाएगा या किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा? तो ध्यान से सुनो, इसमें बहुत लंबी कहानी है। सीधे सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, समझो मोलर रेशियो, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या बताया गया था कि अगर, ध्यान से, अगर मोलर रेशियो, इनका मोलर रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, मोलर रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो सेम हो तो 100% कंपनसेशन होता है। मतलब जितना भी घट गया बढ़ गया फाइनली वहीं आ जाता है। लेकिन इस केस में आप देखोगे x + 2a मोल है, इसका 2 है, और a है बाई 1 है, तो यहां तो a आएगा, यहां आप डिवाइड करोगे तो x/2 + a आएगा। इसका मतलब इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोलर रेशियो जो है रेशियो वो अलग अलग है। चेक कर लो बेटा, यहां पे मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है। चेक करो, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देखो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 2:1, और यहां पे आप 2:1 नहीं है बेटा। तो यानी इफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, समझो, इफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो एंड मोलर रेशियो आर नॉट सेम, ये कॉन्सेप्ट है। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा? तो बेटा ध्यान रखना, एक का बढ़ता है और एक का घटता है। चेक करो, ये थोड़ा लंबी कहानी, पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि एक का बढ़ता है एक का घटता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब एक साइड चेंज ना हो रहा हो। अब ये हुआ कि किसका घटता है किसका बढ़ता है, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है रिएक्शन का क्या होगा। हमने देखा कि डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया बैकवर्ड गया। अगर रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इनका कंसंट्रेशन घटना चाहिए। भाई सबसे पहला काम क्या है? डायरेक्शन प्रेडिक्ट किए, डायरेक्शन प्रेडिक्ट किए, डायरेक्शन से कह रहा है कि भाई कंसंट्रेशन तो घटना चाहिए, तो ध्यान से लिमिटिंग का घटेगा। लिमिटिंग जो होगा, लिमिटिंग देखो a/1 x + 2a/2, तो ये लिमिटिंग आएगा, यानी CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा और अमोनिया का बढ़ेगा। यानी ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन शुड बी डिक्रीज्ड। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन घटना चाहिए तो लिमिटिंग का घटेगा, पड़ोसी का बढ़ेगा। अगर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए तो क्या होगा? लिमिटिंग का बढ़ेगा, दूसरे का घटेगा। सब कुछ लिमिटिंग से होता है। ठीक है, यानी CO2 का कंसंट्रेशन बेटा घटेगा, अमोनिया का बढ़ेगा। CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा, अमोनिया का बढ़ेगा, ये आंसर आएगा। ए आ गया आंसर। चेक करो, ये देखो यहां CO2 का पहले कंसंट्रेशन सडनली बढ़ गया, फिर ये देखो CO2 का घटने लगा। पहले बिगिनिंग में घटेगा, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ओल्ड वाली है, देखो पहले तो एकदम सडनली बढ़ा, पहले कंसंट्रेशन सडनली बढ़ा, फिर रिएक्शन धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन अमोनिया का उतना नहीं घटा जितना पहले बढ़ा था, तो नेट कंसंट्रेशन जो अमोनिया का होगा वो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, इसलिए आंसर ये हो गया। क्या भाई कहानी क्लियर है? चेक कर लो, ये आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज यील्ड ऑफ O2 गैस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन 2O3 गैस, जो O2 का परसेंटेज यील्ड है टाइम के साथ T1 टेम्परेचर पे आपको ग्राफ ये दिया है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ये है कि दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड, इफ दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड एट टेम्परेचर T2 देन परसेंटेज यील्ड ऑफ O2 गैस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एंड आपको गिवन है कि T2 का वैल्यू T1 से बड़ा है। बेटा ध्यान रखना, ये गिवन है आपको कि T2 का वैल्यू T1 से बड़ा है। अब एक बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या कि ये जो रिएक्शन है, देखिए ये रिएक्शन है, ये इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अपन ने पढ़ा होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, और इसका डेल एच ध्यान रखिएगा निगेटिव होता है। डेल एच क्या होता है बेटा? निगेटिव। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक्चुअली में क्वेश्चन दूसरा बना दिया गया है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा जा चुका है, उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन दिया था, हमने इसको दूसरा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आप समझ लीजिए, कोई भी रिएक्शन बना सकता है, इसलिए इसको चेंज किया गया क्योंकि ऐसा आपको लगेगा कि एंडोथर्मिक है जबकि रिएक्शन में ये एक्सोथर्मिक है। तो ध्यान सुनिएगा, होता क्या होता है कि दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद की कहानी, एक इक्विलिब्रियम के पहले।
जब इक्विलिब्रियम के पहले की कहानी होती है तो रिएक्शन चलती है रेट कांस्टेंट से, और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कैसे चलती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो क्या होता है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। लेकिन आपको बता दूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है। यानी जब आपने बिगिनिंग में टेम्परेचर T2 कर दिया तो T2 पे रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T1। तो यानी अगर हम यील्ड की बात करेंगे तो T2 पे यील्ड ज्यादा होगी, कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर पाया। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम आते ही T1 टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब भाई इसका अगर आप कैसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे तो O2 का कंसंट्रेशन का पावर 3 डिवाइड बाई O3। तो अगर Kc ज्यादा है तो O2 का कंसंट्रेशन भी तो ज्यादा होगा। अगर O2 कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब O2 के यील्ड ज्यादा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के बाद या इक्विलिब्रियम जहां आ गया है उसके बाद आप देखोगे तो लो टेम्परेचर पे यील्ड ज्यादा होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम के पहले जीरो से लेके इक्विलिब्रियम तक हाई टेम्परेचर पे यील्ड ज्यादा होगी। तो चेक करो कौन सा आंसर उससे बनेगा। चेक करो क्या आंसर आपको सी समझ में आ रहा है। चेक करो, अगर आप देखोगे जी यहां मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में देखो इक्विलिब्रियम के पहले T2 पे यील्ड ज्यादा है और इक्विलिब्रियम के बाद T1 पे यील्ड ज्यादा है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा, ये किसी भी रिएक्शन में फिट कर सकते हैं इसको। एंडोथर्मिक होता, अगर एंडोथर्मिक होता तो उल्टा हो जाता ग्राफ। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सिंगल में भी आ सकता है, मोर देन वन में भी आ सकता है। तो देखिएगा, अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स CO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन 1 होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखिए मैंने स्पेशली आपको बता दूं बेटा, स्पेशली मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं ना, क्योंकि रूटीन वाले जो रूटीन नॉर्मल रूटीन वाले क्वेश्चन है वो आपको आते हैं। जहां आप गड़बड़ कर सकते हो, कोशिश मैंने की है कि मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊं जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, क्योंकि वो अगर आ गया तो गलत ना हो। जनरली मोस्ट ऑफ द जनता क्या करती है कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है। आप किसी से पूछो, किसी बुक में देखो, आपको किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा तो उन्होंने कहा सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मान लो, एक्टिव मास 1 होता है। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 नहीं होता, सॉलिड का कंसंट्रेशन बेटा कांस्टेंट होता है, 1 कतई नहीं होता। हमारे को क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सॉलिड को हटाना होता है, इसलिए हम उसको 1 मान लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 नहीं होता, इसलिए इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। ये देखो इनकरेक्ट है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। चेक करो, कह रहा ऑन इंक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 Kp विल इंक्रीज। अच्छा एक बात समझिए, Kp का वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। चेक कर लो बेटा, क्योंकि सॉलिड से कोई मतलब नहीं। अगर आप CO2 का प्रेशर बढ़ाइएगा तो Kp बढ़ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? और गलत हो गया। बोले गलत कैसे हो गया? भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो Kp बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया। ना ना ना, Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड फिर से सुन लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन द प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। किसी पे डिपेंड नहीं करता। Kc Kp केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इसका प्रेशर बढ़ा दोगे, बोले प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जब आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तब तक जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, और वो प्रेशर फिर Kp के बराबर हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे बेटा कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी चेक करते हैं। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम इफ मोर सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड। इक्विलिब्रियम आ चुका है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिला दिए। जब आपने इसमें सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। जब फॉरवर्ड जाएगी तो क्या CaO सॉलिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, वही लिखा है। एट इक्विलिब्रियम इफ मोर सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड देन अमाउंट ऑफ CaO विल इंक्रीज। यानी अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट बढ़ जाएगा? ना। क्यों? क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, ध्यान से,
एक बार, इसलिए लिखा है बेटा एट इक्विलिब्रियम। अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, सॉलिड के मिलाने से या सॉलिड को उठा के घर ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो सॉलिड के मिलाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्या आंसर हो गया बेटा? ए बी सी डी। मजा आया? शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में जो है, आपको बता दूं, क्वेश्चन में जो है बहुत कोई ऐसा कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, नोट कर लो। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। देखिए, पैराग्राफ की बात करते हैं। x2 से 2x गैस पैराग्राफ है। डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड स्टेट में बिगिनिंग में डेल्टा जी नॉट बेटा आपको पॉजिटिव दिया है। कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ x2 एंड नो x। सब लिखा हुआ है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, पैसेज आया हुआ है इसलिए करवाया जा रहा है कि एक तो आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन अच्छा भी है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें कि यार टोटल मोल्स कितने होंगे, इस क्वेश्चन की बात करें टोटल मोल्स, देखो कह रहा है कि जो x है ना उसका इक्विलिब्रियम पे मोल जो है बेटा वो बी इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये बी इक्विलिब्रियम लाना है तो यहां बी इक्विलिब्रियम बाई 2 डिकम्पोज करेगा, तभी तो ये बी इक्विलिब्रियम आएगा। 1 से 2 मोल बन रहा है, तो टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 माइनस बी इक्विलिब्रियम बाई 2 प्लस बी इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी इक्विलिब्रियम बाई 2। अच्छा, केपी का वैल्यू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। अच्छा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है आपको पता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? देखो इसका मोल फ्रैक्शन होगा बी इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2 टोटल प्रेशर, एंड दिस डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा एक मिनट, इसका बेटा ये ना स्क्वायर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो यानी कि ये देखो, ठीक है। तो बी इक्विलिब्रियम बाई 2 बी इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2, ये देखो चेक करो, तो ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 4 हो गया। अच्छा 4 जो है आप समझ ना बेटा 4 हो गया, और इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 का 2 हो गया। तो केपी का वैल्यू आप देखोगे तो क्या आएगा? 2 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, दिस डिवाइड बाय, ध्यान से देखना बेटा, ये 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 का होल स्क्वायर है, एक ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 और 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर बाई 4। चेक करो, 4 यहां से एलसीएम ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा 8 बीटा इक्विलिब्रियम बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। चेक करो, तो यहां से जो केपी का वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। चेक करो, ये आएगा आंसर इसका। आसान सा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या बना चेक कर लो बेटा, 8 बीटा इक्विलिब्रियम 4 माइनस दिस, ये बन गया। चेक करो, क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, देखो कह रहा है डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल ऑफ एक्स। प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा होंगे। तो सामने दिख रहा है भाई, प्रोडक्ट फॉरवर्ड जाएगी, यानी
x के मोल ज्यादा बनेंगे तो पहला वाला तो बेटा सही हो गया, इनकरेक्ट छांटना था अपने को, तो ये तो सही हो गया। बी पार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। अब एक बात समझो, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन यानी कि जल्दी बोलो, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन मतलब बिगिनिंग, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पे अगर बात की जाए तो कह रहा है स्टार्टिंग में डिसोसिएशन X2 का जो है स्पॉन्टेनियस होगा। देखो बेटा ऐसा है कि अगर अपन ये बात करें कि यार इसका जो है स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा क्या होगा, तो देखो एक बात समझो भाई, यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। ये देखो, ये अपने को फॉर्मूला सबको पता होता है। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव दिया है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, यानी के इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर इधर का वैल्यू पॉजिटिव उधर का पॉजिटिव आना पड़ेगा, तो के इक्विलिब्रियम को लेस देन 1 करोगे तब जाके वो माइनस माइनस प्लस होगा, तो केसी लेस देन 1, ये भी सही हो गया। पहले देखो ये सही हो गया और ये सही हो गया, ये दोनों सही हैं। अब बचता है बी और सी की बात। अब बी और सी की बात अगर देखें कि यार बी और सी में क्या होगा, तो देखो बिगिनिंग में क्वेश्चन जो बी पार्ट है कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। देखो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q होता है बेटा। क्लियर है बात, क्लियर। अब आप ऐसे सोचो कि अगर अपने को ये देखना है कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, तो उसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो बी पार्ट में और सी पार्ट में ही अपने को समझना है कि कोई एक आंसर है। तो देखो अगर अपन ये बात करें कि ए और अपन डी तो सही कर चुके हैं, देखो बी पार्ट कैसे करेंगे ये समझना है बेटा। तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, याद है ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में, यानी देखो Q जो है बेटा, ये Q जो है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या लिखोगे, x का स्क्वायर कंसोलिडेशन बाय x2। अच्छा बिगिनिंग में x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगा, तो जब ये टेंडिंग टू 0 होगा तो ln जो Q पॉजिटिव है लेकिन टेंडिंग टू 0 है, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। अगर आपको याद हो ln x का ग्राफ क्या होता था, अगर किसी को याद हो तो ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे। तो जब ये x 0 को टेंड करता है ना, तो ln 0 देखो माइनस इनफाइनाइट को चेंज करता है। तो ये डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है और ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, तो क्या ओवरऑल डेल्टा जी निगेटिव होगा। अगर ओवरऑल डेल्टा जी निगेटिव होगा तो क्या बिगिनिंग में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी बेटा। देख लो, क्लियर कर लो, क्योंकि Q अगर 0 को टेंड कर गया, Q 0 को टेंड किया तो ln Q माइनस इनफाइनाइट को टेंड किया और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो कुछ पॉजिटिव में अगर आप माइनस इनफाइनाइट ऐड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी डेल्टा जी बिगिनिंग में निगेटिव आएगा। इसका मतलब बिगिनिंग में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर, यानी ये भी सही हो गया। अब आता है देखो, अगर अपन ने कहा कि 3 तो अपन ने सही कर दिए भैया, तो इसका मतलब एक ही बचा इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। अब ये हुआ कि यार ये इनकरेक्ट हो गया, बट ये पता कैसे चला कि बी इक्विलिब्रियम 0.7 नहीं होगा। कोई बात नहीं, बताते हैं। देखिए होगा क्या कि आपने ये प्रूव किया कि केसी का वैल्यू जो है, के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है, या केसी का वैल्यू या केपी का वैल्यू, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लेस देन 1 होगा। के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1। अगर के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा, चेक करो, अगर के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा तो केपी लेस देन 1 होगा कि केसी लेस देन होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सा कहानी है, क्योंकि यहां प्रेशर की बात हो रही है तो अपन ने केपी निकालना। मान लो केपी लेस देन 1 है, तो केपी इक्वल टू केसी, आरटी का पावर
डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी 1 है, यानी केपी इक्वल टू केसी आर टी का पावर 1। तो अब केपी जब लेस देन 1 है और आर टी तो बड़ा वैल्यू है, तो केसी तो और लेस देन 1 हो गया, तो ये भी सही हो जाएगा। अब केवल जो है ये कैसे होगा ये समझना है। तो देखो अभी अपन ने केपी निकाला था, केपी का वैल्यू, इसको लेस देन 1 कर दो, इसको क्या कर दो आप, लेस देन 1। तो जब इसको लेस देन 1 करोगे तो बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी लेस देन 2/3। चेक कर लेना एक बार, जब इसको आप लेस देन 1 कर दोगे ना, जब इसको लेस देन 1 कर दोगे तो बीटा इक्विलिब्रियम कर ही देते हैं। तो जब आप केपी का वैल्यू लेस देन 1 कर दो, अगर सपोज यहां से x को हटा देते हैं, सो अगर हम केपी का वैल्यू लेस देन 1 कर दें, चेक करो, अगर हम केपी का वैल्यू लेस देन 1 कर दें तो यहां से आ जाएगा, देखो 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर बाई 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर को लेस देन 1 कर देते हैं। सो 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर लेस देन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 9 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर लेस देन 4, तो बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर लेस देन 4/9, तो बीटा इक्विलिब्रियम जो है लेस देन 2/3। देखो कहते 2/3 लेस देन n आएगा, यानी बीटा इक्विलिब्रियम का वैल्यू 2/3 है, यानी 0.667 से भी कम है। तो भैया जब कम है तो 0.7 कहां से हो जाएगा, तो क्या यही इनकरेक्ट हुआ? समझ में आया? ये है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए। ये देखिए पैराग्राफ बात करते हैं। आपको बता दूं, जो ये कॉन्सेप्ट है जो आज मैं बताने वाला हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये अभी तक एडवांस में पूछा नहीं गया है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझें। किस्मत काम कर गई तो हो सकता है बिल्कुल ऐसा छपा छपाया आ जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये रिएक्शन दी है Na2HPO4.12H2O सॉलिड गिव्स दिस 5H2O गैस। केपी का वैल्यू ये दिया है, इसका ये दिया, 3 रिएक्शन है, तीनों का केपी दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया 4.56 टॉर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 4.56 टॉर दिया। बेटा इसको 760 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 × 10⁻³ ATM। ठीक है, पहला क्वेश्चन करा विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्या होता है? जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करना मतलब कि बेसिकली रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, तभी तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। देखो तो अब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इस तरह क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार जिसका केपी सबसे कम होगा, सोचना जिसका केपी सबसे कम होगा वो रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी तो बैकवर्ड ज्यादा जाएगी, वो आंसर हो गया। तो उसके हिसाब से आंसर Na2SO4 कर देंगे और वो गलत हो जाएगा। ध्यान से अभी वो फिर होगा, कॉन्सेप्ट क्या है तो देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट। देखो अगर यहां केपी की बात की जाए फर्स्ट रिएक्शन के लिए, देखो केपी का वैल्यू आप लिखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का पावर 5, इसके देखो पहले के लिए फर्स्ट के लिए। क्लियर? तो यहां से वैल्यू आपको दी है 2.43 × 10⁻13। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा 3 × 10⁻³ चेक कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पहले के लिए फर्स्ट के लिए। ये इसको नंबर दे दें, रिएक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये फर्स्ट के लिए आ गया। सेकेंड के लिए आप देखिएगा केपी का वैल्यू जो है, आप सेकेंड के लिए देखो क्या लिखोगे, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻12। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा बेटा 1.25 × 10⁻³ एंड थर्ड के लिए आप देखिएगा थर्ड, तो यहां से केपी का वैल्यू लिखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर की पावर 10 एंड दिस इज इक्वल टू 1. this × 10⁻27। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना कॉन्सेप्ट क्या है।
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 4.56 डिवाइड बाई 760, यह आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 ATM। ये सारे ATM है ना, तो यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है 6 इंटू 10 की पावर -3 है। अब सोचो, जब इसको आप वाटर कांटेक्ट में लाओगे तो 6 इंटू 10 की पावर -3 से पहली रिएक्शन आया 3 इंटू 10 की पावर -3, यानी प्रेशर था पहले 6, अब रह गया 3, इसका मतलब 3 इंटू 10 की पावर -3 बैकवर्ड चली गई। ऐसे सोच के देखो। दूसरी रिएक्शन में 1.25 है, देखो दूसरी रिएक्शन क्या है 1.25, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -3 से 1.25 इंटू 10 की पावर -3 होगी, यानी कि समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग जो है 4.75 इंटू 10 की पावर -3 बैकवर्ड चली गई, यानी वाटर को एब्जॉर्ब किया। तीसरी रिएक्शन में बेटा 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका मतलब 4 एब्जॉर्ब किया। तो सबसे ज्यादा वाटर किसने एब्जॉर्ब किया? ये वाली, जिसका प्रेशर ये आ रहा है, क्योंकि जब आप एयर में एक्सपोज करोगे तो जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो 6 इंटू 10 की पावर -3 है, और वहां से 1.25 तक ले आया, इसका मतलब इसने सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया, यानी आंसर जो आएगा इसका वही आएगा। ये देखो सेकंड वाला, चेक करो बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब देखो अगला, करा एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी Na2SO4.H2O विल बी द एफ्लोरेसेंट रिलीज मॉइस्चर। एफ्लोरेसेंट का मतलब होता है रिलीज मॉइस्चर। मॉइस्चर रिलीज करने का मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड, तभी तो मॉइस्चर रिलीज होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए। ऐसा हो सकता था एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो बैकवर्ड जाना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, देखो एक टर्म आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ये क्या होता है? ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्विलिब्रियम में निकालना है तो यहां इक्विलिब्रियम का प्रेशर रख देंगे, वेपर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, सॉल्व कर लेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इक्विलिब्रियम, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट इक्विलिब्रियम निकाली जाए, किसकी निकालना है अपने को? Na2SO4.H2O की। तो Na2SO4 का मतलब थर्ड रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना दिया है आपको? 2 इंटू 10 की पावर -3, दिस डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 33.33%। यानी जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33.33% है तो इक्विलिब्रियम है। चेक करो। अब कह रहा है कि किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए मॉइस्चर रिलीज करे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। अच्छा आप सोचो, वेपर प्रेशर आप चेंज कर नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसमें ये चेंज कर सकते हैं हम, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आ रहा है इसका 2 इंटू 10 की पावर -3। अगर सोचो, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आनी है, अगर इसका प्रेशर हम 2 इंटू 10 की पावर -3 से कम कर दें तो क्या इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड जाएगी? चेक करो। अगर इसका प्रेशर जो है 2 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है, अगर मान लो किसी भी कोई भी हम कंडीशन लगा के इसका प्रेशर 2 इंटू 10 की पावर -3 से कम कर दें तो क्या इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये फॉरवर्ड जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -3 करके? करने तो जाएगी भी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी मतलब मॉइस्चर रिलीज करेगी। यानी अगर हम ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 2 इंटू 10 की पावर -3 से कम कर दें तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने का मतलब मॉइस्चर रिलीज हुआ, और जब इसका प्रेशर हमने 2 इंटू 10 की पावर -3 से कम किया, ये वैल्यू कांस्टेंट थी, तो क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33.33 से कम हो गई? कम हो गई बेटा, क्योंकि अगर ये कम हो गया, ये कांस्टेंट है, तो 33.33 से क्या हो गई? कम हो गई, तो लेस देन बिलो 33.33। और अगर क्वेश्चन होता कि किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, सोचो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का मतलब रिएक्शन कहां ले जाएगा? बैकवर्ड। यानी अगर हम ये प्रेशर 2 इंटू 10 की पावर -3 से बढ़ा देते तो क्या इक्विलिब्रियम आने के लिए बैकवर्ड जाता?
बैकवर्ड जाता मतलब मॉइस्चर को क्या करता बेटा, एब्जॉर्ब करता। यानी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33.33% से ज्यादा है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। चेक करो, कॉन्सेप्ट अच्छा है बहुत आसान। क्या भाई बात समझ में आ रही, समझ में आ रहा है? बढ़िया है। ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।